नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति आयोग में उठाया फॉरेस्ट क्लियरेंस का मुद्दा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए घास के बोझ को कम करेगी सहकारिता, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। और अब आईएसबीटी से राजपुर तक कर सकेंगे इलेक्ट्रिक बस से सफर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी, जनता को समर्पित की योजना। उत्तराखंड के 85% जिले बाढ़ और भूस्खलन के हॉटस्पॉट। 9 लाख से ज्यादा लोगों को खतरा, विश्लेषण में हुआ खुलासा। कुंभ में नहीं लगेंगे शिविर, अखाड़ों से ही स्नान करने जाएंगे संत। अखाड़ों और छावनियों में संतों को मिलेगी सभी सुविधाएं। उत्तराखंड में अब मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा पहला स्नो लेपर्ड और उत्तरकाशी जिले में चिन्हित किए गए हैं हर्ष समेत 5 क्षेत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले शाही स्नान पर रुक सकेंगे 10 लाख श्रद्धालु। कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है जिसका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। और आपको बता दें कि पहले शाही स्नान पर रुक सकेंगे 10 लाख श्रद्धालुओं के रात में रुकने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु नहीं रुक सकते हैं। पहला शाही स्नान 11 मार्च को होगा और स्नान को लेकर कोई भी गाइडलाइन अभी तैयार नहीं की गई है फिलहाल। और 25 से 50 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि कोविड-19 को देखते हुए स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है और उसके बाद पहला शाही स्नान 11 मार्च को होगा। 11 मार्च को होने वाले कुंभ के पहले शाही स्नान के दिन हरिद्वार में 10 लाख श्रद्धालुओं को रात में रुकने की व्यवस्था होगी। होटल, आश्रम, धर्मशालाएं और लॉन्ज को चिन्हित कर लिया गया है। इससे ज्यादा श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था शहर में नहीं है और ऐसी स्थिति में 10 लाख से अधिक लोगों को रात में रुकने नहीं दिया जाएगा। हालांकि एक दिन में हरिद्वार से 80 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालु आसानी से आ सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था सिर्फ 10 लाख लोगों तक की है। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन होना है और इससे पहले 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। अभी तक स्नान को लेकर कोई भी गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है, लेकिन पहले शाही स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेले का इंतजार जो बहुत लंबे समय से किया जा रहा था वो जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि कुंभ स्नान शुरू होगा। आपको बता दें कि पहला शाही स्नान 11 मार्च को होगा। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है, लेकिन शाही स्नान 11 मार्च को होगा। 10 लाख श्रद्धालु रुक सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे ज्यादा श्रद्धालुओं के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि हरिद्वार में 50 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था सिर्फ 10 लाख लोगों की है। आपको बता दें कि इस बार कोई शिविर तैयार नहीं किए जाएंगे। श्रद्धालु सीधे अखाड़ों से ही स्नान करने पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, संतों महंतों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अगर हम रुकने की बात करें तो पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है महाशिवरात्रि के दिन। और आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं। 50 से 60 लाख लोग आ जरूर सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था सिर्फ 10 लाख लोगों की है। होटल, आश्रम सब चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर लोग रुक सकेंगे। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, पेंटिंग्स कर ली गई हैं। हर बार 2 कलर में होता था वॉल पेंटिंग, लेकिन इस बार 3 रंगों को चुना गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। मेरा प्रशासन पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। गाइडलाइन जिस तरीके से जारी की गई थी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात को मीडिया से साझा किया था कि इस बार कुंभ सिर्फ 28 दिनों का होगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद साधु संतों में और व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिला था। लगातार इस पर एक के बाद एक गाइडलाइंस जारी हो रही है, एसओपी जारी हो रही, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ करण खुराना हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। करण, जिस तरीके से हम लगातार कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ को लेकर हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे पहला शाही स्नान 11 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले माघ पूर्णिमा 27 फरवरी को एक स्नान होना है। अगर हम शाही स्नान की बात करें 11 मार्च को जो कि होने वाला है, उसमें इस तरीके की बात कही जा रही है कि सिर्फ 10 लाख लोग की ही रुकने की व्यवस्था है। बाकी लोग कितने भी आए लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ेगा। बताना चाहूंगा कि प्रशासन द्वारा एक अलग तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें
श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया है कि मात्र 10 लाख लोग ही हरिद्वार शहर जो एक कुंभ एरिया है, मुख्य कुंभ एरिया जैसे हर की पौड़ी हो गया या शिव मूर्ति हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जी। अगर हम हरिद्वार शहर की बात करें तो मात्र 10 लाख लोगों का ही मतलब 10 लाख लोगों तक ही रुकने दिया जाएगा। उसके बाद अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा या उन्हें बाहर रुकने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप रुड़की, लक्सर, मंगलौर जो अन्य क्षेत्र है हरिद्वार जिले में, आप वहां पे स्नान कीजिए या वहां पे रुकिए, वो अलग बात है। लेकिन हरिद्वार शहर जो हड़की पौड़ी से जुड़ा हुआ शहर है, वहां पे आपको नहीं आने दिया जाएगा। करण, तो आपसे ये मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि ये संभव है क्या कि जो लोग वहां से आएंगे उनको वापस आप कैसे भेजेंगे? स्नान करने की अनुमति आप दे रहे हैं लेकिन आप रुकने की अनुमति नहीं दे रहे, आप ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे करेंगे? ये देखिए इसी तरह की कशमकश जब से कुंभ की तैयारियां शुरू हुई हैं तब से चलती आ रही हैं। जी। चाहे वो एसओपी को लेकर हो, चाहे वो इस फैसले को लेकर हो कि आखिर चिन्हित कैसे होगा, जिन जिन होटलों को चिन्हित किया गया है उसमें 10 लाख की संख्या कैसे एडजस्ट की जाएगी। और व्यापारियों का ये भी कहना है कि कोरोना एक संक्रमण बीमारी है, वो फैलने में 10 लाख लोगों में फैल सकती है, करोड़ों में फैल सकती है और नहीं फैलने में किसी में भी नहीं फैल सकती। जी। तो प्रशासन का ये क्या रूप है, ये किस तरह के फैसले हैं जो 10 लाख लोगों तक सीमित करने से, क्या प्रशासन 10 लाख लोगों को मतलब हॉस्पिटल में या जो कोरोना की वजह से अगर कोई बीमार हो जाता है, क्या 10 लाख लोगों तक हरिद्वार प्रशासन लोगों को संभाल सकता है या बीमारी को संभाल सकता है, उसके ऊपर नहीं संभाल सकता। तो जो भी प्रशासन फिलहाल फैसला ले रहा है, व्यापारी और साधु संतों का उस पर सवाल उठ रहा है, लेकिन अभी तक कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं आ पा रहा है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री से अभी कोई बातचीत हो पा रही है। हालांकि ये प्रस्तावित है कि फरवरी माह के अंत में अखाड़ा परिषद और माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन की एक बड़ी बैठक हो सकती है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी बड़ा फैसला नहीं आया है। हर चीज को लेकर कशमकश बनी हुई है, जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर प्रशासन जो फैसले ले रहा है वो क्या सोच के फैसले ले रहा है। जी बिल्कुल करण, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है, या तो आप सिर्फ 10 लाख लोगों को ही कुंभ में आने की अनुमति दें, उसके बाद क्योंकि आप अनुमति 40 से 50 लोग, 80 लाख भी लोग आ सकते हैं, करोड़ों में भी लोग आ सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था आप सिर्फ 10 लाख लोगों की करें, तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये तो खैर सरकार की बात है, सरकार कैसे इसको हैंडल करती है देखना होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहला शाही स्नान होना है, इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई अभी तक। बताना चाहूंगा कि शाही स्नान एक तरह से साधु संतों के द्वारा घोषित है, क्योंकि जी। कुंभ की नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं की गई है और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कुंभ 1 अप्रैल से 28 अप्रैल का होगा। तो जी। जब कुंभ ही 1 अप्रैल से 28 अप्रैल का होगा तो शाही स्नान साधु संतों की तरफ से घोषित है कि हम 11 मार्च का जो महाशिवरात्रि का स्नान है उसको शाही स्नान के तौर पर करेंगे। जी। तो दूसरी बात यह है कि जो धर्म ध्वजाएं हैं वो 25 फरवरी से सबसे पहले गंगा सभा द्वारा स्थापित की जा रही है हड़की पौड़ी पर। कुशा घाट से वो शोभा यात्रा शुरू होगी और हड़की पौड़ी पर करण, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे, पहले दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि आपको बता दें कि पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है, और जैसे कि अभी करण बता रहे थे कि ये अभी साधु संतों ने ही डिसाइड किया है कि हम पहला शाही स्नान 11 मार्च को करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन, इसलिए अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। हालांकि इसको लेकर अभी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, सरकार का अंतिम फैसला आना भी इस पर बाकी है। और जो बड़ी चीज है जो आज कुंभ मेले में देखने को मिली, और एक नई बात पता चली कि सिर्फ 10 लाख लोगों को ही अनुमति है हरिद्वार में रुकने की। नहाने के लिए 50 से 60 लोग आ सकते हैं, 80 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था सिर्फ 10 लाख लोगों को ही मुहैया कराई जाएगी। होटल चिन्हित कर लिए गए हैं। एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी कि कैसे वो 10 लाख लोगों को चिन्हित करेगा और कैसे बाकी लोगों को बाहर रोका जाएगा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कश्मकश जो है वो कुंभ मेले को बनती हुई नजर आ रही है, एसओपी जारी हो रही है लगातार, बात अगर हम करें गाइडलाइंस की तो वो लगातार जारी हो रही हैं। कोविड-19 का ख्याल रखने की बात लगातार की जा रही, कोविड-19 का विशेषकर ध्यान रखा जा रहा है। करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। करण, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार बात करें कि आए दिन एक एसओपी जारी होती है, रोज एसओपीज नहीं जारी होती, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा। करण, आपको आवाज आ रही हमारी? करण, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है।
जिस तरीके से करण हम बात कर रहे हैं कि रोज एक नई एसओपी जारी होती है, रोज एक नया गाइडलाइन जारी होता है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी अब क्रिएट हो रहा है। जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं अब फीका नजर आने लगा है। मैम, उत्साह की बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में हरिद्वार के व्यापारियों की ये स्थिति हो गई है कि हरिद्वार के व्यापारियों का कहना है कि कुंभ किसी तरह से संपन्न हो जाए। सरकार कुंभ एक हफ्ते का कर दे, एक महीना कर दे, लेकिन मई में जो चारधाम यात्रा होती है जी। उसके लिए सारे व्यापारियों का निवेदन है सरकार से कि उसमें कोई भी गाइडलाइंस, सख्त गाइडलाइंस ना जारी हो, जिस वजह से एक अच्छा सीजन जो अप्रैल मई से स्टार्ट होता है हरिद्वार उत्तराखंड के लिए वो देख सकें, और जो जो व्यापारिक नुकसान एक साल से लोग झेल रहे हैं उसकी पूर्ति कर सके। बिल्कुल करण, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जब पर्यटन क्षेत्र में पिछले साल कोरोना की स्टार्टिंग हुई, चार धाम के कपाट नहीं खुल पाए, बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट नहीं खुल पाए, काफ़ी देरी हुई उनको खुलने में, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद उन लोग को कुंभ से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुंभ में भी आज जो हम स्थिति देख रहे हैं उससे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद होगी, या बहुत सारा जो उत्साह जो हमने देखा है इससे पहले 4-4 महीने का जो कुंभ होता था वहां कर जो रौनक होती थी वो शायद इस बार देखने को भी नहीं मिलेगी। तो अब व्यापारियों की उम्मीद फिर से चार धाम पर है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की जीविका जो है वो तो संकट में है ही, रोजी रोटी का संकट भी आ रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से रोज एक नई गाइडलाइन जारी होती है, भगवान न करे आगे कोई और चीज होगी इसके बाद, फिर व्यापारी अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये एक बड़ी बात है। ये व्यापारी जो भी व्यापारियों की बैठक हो रही है उसमें बहुत से ऐसे व्यापारी भी है जो मौजूदा जो सत्ता में सरकार है उसके उसके पदाधिकारी तक है। पर अब व्यापारियों का कहना यह है कि अगर हमारे पास हमारा व्यापार रहेगा, हमारे पास हमारे जीवन यापन की व्यवस्था रहेंगी, तभी तो तभी हम अपनी व्यवस्था देख पाएंगे। अगर हम अपने परिवार का जीवन यापन ही नहीं कर पाएंगे तो किस काम की पार्टी और किस काम के हम कार्यकर्ता। ये स्थिति हो गई है हरिद्वार में कि व्यापारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से कुंभ हो, अगर कुंभ नहीं भी होता, कुंभ को लेकर अगर जैसे कि राज्य सरकार और मेरा प्रशासन का बार बार कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपीज है। जी। हालांकि उसके बावजूद भी व्यापारियों को व्यापारियों का कहना है, साधु संतों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से सुझाव मांगे गए थे कि आप जो सुझाव देंगे उसके अनुसार एसओपीज तैयार होगी। तो इससे निश्चित तौर पर दिखता है कि राज्य सरकार ने सख्त सुझाव दिए तभी सख्त एसओपी आया है। पर इसके बावजूद भी अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो ये प्रैक्टिकल है कि बिना जैसे कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है, बिना पर्यटन के उत्तराखंड में कोई भी जीवन यापन नहीं हो पाएगा। इसके लिए व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह अगर कुंभ होना है, एक महीना का होना है, एक हफ्ते का होना है, जैसे भी हो, लेकिन मई में जो भी जी। चार धाम यात्रा शुरू होनी है, क्योंकि हर साल तो कुंभ नहीं आता है, हर साल चार धाम यात्रा से ही व्यवस्था है। जी। हर साल चार धाम यात्रा से ही यहाँ पे सीजन गुजरता है, हर साल चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा से लोग अपना सीजन देखते हैं, यहाँ के जी। व्यापारी अपना सीजन कमाते हैं। तो व्यापारियों का कहना है कि कुंभ जिस भी तरह हो, लेकिन उसके बाद चार धाम यात्रा में और कांवड़ यात्रा में सरकार द्वारा कोई भी गतिरोध ना है, ये वो सुनिश्चित करे। जी। अब ये तो देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से करण अब कोरोना के नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो प्रसार है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। तो आगे किस तरीके से गाइडलाइंस जारी होंगी ये तो जरूर देखना होगा। हरिद्वार की हम बात करें, हरिद्वार में जिस तरीके से 10 लाख श्रद्धालुओं के रहने की बात कही जा रही है, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कितने होटल चिन्हित किए गए हैं, कौन कौन से होटल हैं और किन बातों का ध्यान रखा गया है? देखिए, सबसे पहले इसमें पोर्टल रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण होगा। जो पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है कुंभ जी। को लेकर, सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन है। जैसे ही वो 10 लाख रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते हैं, हालांकि आज इस बारे में हम लोग जरूर अपडेट लेंगे कि ये संख्या कहाँ तक पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे ही वो 10 लाख संख्या कंप्लीट होगी उसके बाद ही होटल आवंटन को लेकर प्रक्रिया शुरू होंगी। 11 मार्च की में चूंकि अभी थोड़ा सा समय है स्नान में, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो पिछले करीबन एक महीने से शुरू चलती आ रही है। तो जिस भी तरह से होटल जो चिन्हित की बात है कि जो भी मेन हरिद्वार का मुख्य एरिया है, जो जिसे कह सकते हैं आप हड़की पौड़ी, शिव मूर्ति, रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर, जो कुमिला क्षेत्र भी, और वैसे भी प्रशासन वैसे भी हरिद्वार से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर जितने भी होटल होंगे उन्हीं को चिन्हित किया गया है। और 10 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था को इसी तरह से बांटा जाएगा कि वो ना तो होटल में ज्यादा भीड़, और होटल वालों के लिए भी एक सख्त एसओपी जारी की है कि बिना थर्मल स्कैनिंग के
बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी यात्री को नहीं ठहरा सकते हो, चाहे वो आपको कितना ही मतलब एक रूम के चार्जेस देना चाहे। और भी पूरी डिटेल होटल व्यवसायी पर होने चाहिए, तभी वो उस व्यक्ति को वहां पे ठहरा सकते हैं। करण, मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाहूंगी कि जब हरिद्वार के जो होटल्स हैं वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, उनको बाहर रहना पड़ेगा। बाहर कहाँ रहना पड़ेगा, कौन सी जगह जा सकते हैं श्रद्धालु जहाँ पर उनको वो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, फिर वापस हरिद्वार आएंगे दूसरे दिन? विषय है कि इस बार शिविर जहाँ पे जो साधु संतों का कुंभ का एक सबसे मुख्य आकर्षण होता था, शिविर, टेंट, महामंडलेश्वर नगर, मैम ये सब इस बार नहीं लगाए जा रहे हैं। इन्हीं शिविरों में अपने गुरुओं के पास, अपने साधु संतों के पास, अपने महाराज जी के पास, अपने बाबा जी के पास श्रद्धालु आके रुकते थे। इस बार जब वही नहीं लगाए जा रहे हैं, तो हम और आप सोच सकते हैं कि आखिर जो श्रद्धालु आएंगे, मैम हर श्रद्धालु रूम अफोर्ड नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो भी श्रद्धालु आते रहे कुंभ में, उनको ये पता होता था कि हमने अपने गुरुजी के यहाँ जाना है, वहां पे गुरुजी को जो भी समर्पण करना है, गुरुजी को समर्पण करना है। गुरुजी के शिविर में ही हमें भोजन मिलेगा, गुरुजी के शिविर में ही हम सोएंगे, वहीं से स्नान करेंगे और वहीं से अपने घर को वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बार मैम शिविर ही नहीं लग रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा कश्मकश की स्थिति है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर श्रद्धालु यहाँ पे जब हरिद्वार पहुंचेंगे तो वो आखिर कहाँ रुकेंगे। कुछ बड़े बड़े रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था रहती है ये स्नान के समय पता लग पाएगा। देखिए करण, रैन बसेरे बनाए जा रहे हो या फिर होटल बुक कर लिए गए हो, बात तो सिर्फ 10 लाख लोगों की है ना। 10 लाख लोग तो कहीं भी रह लेंगे हरिद्वार में, अगर 10 लाख से एक व्यक्ति भी ज्यादा हुआ तो वो कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है कि वो कहाँ रहने के लिए जाएंगे। और वापस उन्हें, अगर वो कहीं चाहते भी हैं रहने, शहर से बाहर जाते हैं, उसके बाद वापस वो उनको दूसरे दिन हरिद्वार आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 10 लाख लोग, आप समझिए कि सुबह 10 बजे तक प्रशासन को ये पता लग जाता है कि 10 लाख लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, तो आखिर क्या उसके बाद प्रशासन बॉर्डर बंद कर देगा? अगर प्रशासन उनको भेजता है तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि वो शाम को 6 या 7 बजे तक हरिद्वार से वापस निकल जाए? तो ये जो प्रशासन ने गाइडलाइंस बनाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालों के घेरे में है। प्रशासन इसको कैसे लागू कर पाएगा? ये प्रशासन की अपनी कोई रणनीति होगी, अगर समझने बैठा जाए तो इसको इजिली नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल करण, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेनी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में पहले शाही स्नान पर 10 लाख श्रद्धालु ही रुक सकते हैं, और आज ये एक बड़ा अपडेट इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ी चीज है कि आप 80 लाख लोग हरिद्वार जा सकते हैं, वहां स्नान कर सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था सिर्फ 10 लाख लोगों को है। आगे और भी आपको कुंभ से जुड़ी जानकारी देंगे, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात करें हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की, जिसका इंतजार बस खत्म होने वाला है। इस बार 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये कुंभ रहने वाला है। 28 दिन का ही ये कुंभ मेला होगा और आपको बता दें कि पहला शाही स्नान 11 मार्च को है, महाशिवरात्रि के दिन, और सिर्फ 10 लाख श्रद्धालु ही हरिद्वार में रुक सकते हैं। स्नान करने के लिए 50 से 60 लाख लोग आ सकते हैं, करोड़ में लोग आ सकते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था सिर्फ 10 लाख लोगों के ही है इस बार। लेकिन अगर भव्यता की बात करें और सुंदरता की बात करें तो इसका खास ख्याल रखा गया है। मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। सारे एक जैसे कलर के ही पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि जो साधु संत है वो भी एक ही वेशभूषा में नजर आएंगे, एक ही रंग की वेशभूषा में नजर आएंगे। हमारे साथ करण जुड़े हुए हैं। करण, आपसे जानना चाहेंगे हम अगर बात करें भव्यता की और सुंदरता की तो इसका लेकिन खास ख्याल रखा जा रहा है। एसओपीज, गाइडलाइंस, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर हम सुंदरता भव्यता की बात करें तो काफी अच्छे से सजाया जा रहा है। साधु संत जो है वो एक ही रंग की वेशभूषा में रहेंगे। भगवा रंग इस बार जरूर एक अलग छाप छोड़ रहा है क्योंकि भगवा रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तौर पर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर कोविड ना होता तो शायद ये दुनिया का सबसे सुंदर कुंभ कहलाया जाता, क्योंकि हरिद्वार एक छोटा शहर है जहाँ पे मुख्य बिंदु अगर आपने जैसे हड़की पौड़ी हो गया, ये मुख्य बिंदु है, या अन्य घाट है, पक्के घाट बने हुए हैं, हर घाट पे एक छोटा मंदिर है। तो उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पहले से पूरी कर ली थी। भगवा और नारंगी रंग के रंग को बहुत मुख्यतः जोर दिया गया है। मंदिर बहुत सुंदर तरीके से रंगे गए हैं, आसपास बहुत सुंदर लाइटिंग की गई है। अगर आप रात को अगर हम हरिद्वार का स्वरूप देखते हैं तो बिल्कुल अलग होता है, एक सुनहरी रोशनी में हरिद्वार नहा रहा होता है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर हम कुंभ की सुंदरता और भव्यता की बात करें तो बहुत ही सुंदर तरह से हरिद्वार इस समय सज चुका है। चाहे वो वॉल पेंटिंग्स की बात हो, चाहे वो लाइट्स की बात हो, चाहे वो हाईवेज की बात हो, चाहे वो घाटों की बात हो। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि अगर श्रद्धालु नहीं, अगर कुंभ की जो मेला, जो कुंभ मेला नाम दिया गया जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, अगर वो नहीं तो ये आखिर ये सुंदरता, ये भव्यता कहीं ना कहीं फीकी नजर आएगी करण, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल फीकी नजर आएगी, ये तो इस पर कोई शक नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे करण कि इस बार तारों से मुक्त कर दिया गया है हरिद्वार को, अंडरग्राउंड तार निकाले गए हैं, सीसीटीवीज वगैरह लगा दिए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? केबल प्रोजेक्ट आया था, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था और हरिद्वार में हरकी पौड़ी से लेकर सोलापुर तक कुंभ के कारण ही आया था। तो फिलहाल जो हरकी पौड़ी का क्षेत्र है, भीमगोड़ा का क्षेत्र है, जो मुख्य स्नान के क्षेत्र है, अन्य जगहों पे काम जारी है। चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो तुरंत तारे नहीं हटा सकते, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे कुंभ का स्नान होना है, शाही निकलनी है, उन जगहों पर प्रक्रिया पूरी जारी है कि शाही स्नान से पहले पहले वहां पे तारों से मुक्त कर दिया जाए। साथ ही अगर सीसीटीवी की बात करें तो मेला भवन में एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम खुला है, जहाँ पे पूरा हरिद्वार का जितना भी सीसीटीवी का मॉनिटरिंग है, वहाँ पे कुंभ मेला आईजी जो संजय गुंजियाल साहब बैठते हैं, उनके अंडर में वो सेल चल रहा है। तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरा है जिससे ये पूरा सुरक्षा की जाएगी। और जो वैसे भी हमारे हरिद्वार में कंट्रोल रूम है, जिससे क्योंकि हमारे हरिद्वार में मेले तो आते ही रहते हैं, लेकिन कुंभ के वजह से थोड़ा सा सीसीटीवी बढ़ाए गए हैं। जिस एंगल पर लगता था कमी है उनको और जोर दिया गया है, और सेंटर जो कंट्रोल सेंटर है उसको और बढ़ा दिया है। तो निश्चित तौर पे सिक्योरिटी के मामले में, सीसीटीवी के मामले में शायद कोई कमी नहीं रह जाएगी, उसको पूरी अच्छी तरह कवर किया जाएगा। जी करण, आप इस बात को कह रहे थे कि अभी साधु संतों ने ही ये 11 मार्च की शाही स्नान को सुनिश्चित किया है, अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कब तक इस पर फैसला आएगा, क्या कोई गाइडलाइन जारी होगी इसको लेकर भी? देखिए, जो जब आम स्नान होते हैं तक, जैसे कि जितने भी स्नान हो रहे हैं वो भले कुंभ पर्व के स्नान है, लेकिन अभी है वो आम स्नान, क्योंकि वो
कुंभ मेला द्वारा नोटिफाइड नहीं है। तो जब जब ऐसे स्नान होते हैं तो जो जिला अधिकारी हमारे हैं वो उसके लिए नोटिफिकेशन कह सकते हैं या एसओपीज कह सकते हैं वो जारी करते हैं। तो अगर हम अभी हम जैसे कि सरकार और मुख्य सचिव ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कुंभ 1 अप्रैल से 28 अप्रैल का होगा। तो 11 मार्च का जो स्नान है वो तो कुंभ कुंभ जो सरकार द्वारा नोटिफाइड है उसमें नहीं आएगा। जी। तो साधु संतों ने लेकिन ये फैसला लिया हुआ है, जैसे साधु संतों ने धर्म ध्वजा का फैसला लिया है, इसी तरह साधु संतों ने ये भी फैसला लिया है कि वो 11 मार्च का स्नान शाही स्नान करेंगे। तो उसको देखते हुए ये जो नोटिफिकेशन या जो भी एसओपी है जो भी गाइडलाइंस आएगी वो जिला जिला प्रशासन द्वारा आएगी। अगर फरवरी एंड में मुख्यमंत्री उत्तराखंड और साधु संतों में कोई अहम बैठक होती है तो शायद उसमें कुछ फैसले बदले जाएं। लेकिन उम्मीद यही है कि जब 11 मार्च का स्नान होगा उसके लिए जो एसओपीज उसके लिए जो भी प्रक्रिया बिल्कुल जारी की। करण, तो देखना होगा कि अब इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन निकल कर सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हर एक अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि शाही स्नान पहला 11 मार्च को होना है, महाशिवरात्रि के दिन सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि ये साधु संतों द्वारा ही सुनिश्चित किया गया है। लगातार हम बात करें कि इंतजार अब खत्म होने वाला है कुंभ का और हर एक अपडेट आपको कुंभ से जुड़े हुए हम दे रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।